आफ्टरनून एवरीवन। कामाक्षी वॉइस आ रही है आपको? यस मैम। हाँ जी, स्टार्ट करें। सबका सब्जेक्ट सेशन जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बच्चे, वो है करंट अफेयर्स। सबसे पहले बताओ आपके कोर्स की फुल फॉर्म क्या है? व्हाट्स द फुल फॉर्म ऑफ सीएस? मैम कंपनी सेक्रेटरी। क्या बनने वाले हैं? कंपनी सेक्रेटरी की डेजिग्नेशन के बाद क्या करेंगे? कुछ आइडिया? Why you have opted for CS? मैम टू हैंडल कंपनी लॉज। कंपनी लॉ पढ़ेंगे, कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझेंगे। और जब भी हम बात कर रहे हैं बच्चे सीएस की, तो यहाँ पर कंपनी सेक्रेटरी का मतलब है जैसे एक लीगल एडवाइजरी एडवोकेट होता है, तो कंपनीज के लिए जो लीगल एडवाइजरीज होते हैं वो कौन होते हैं? सीएस। आप लोग बताते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ट्रैफिक रूल्स ब्रेक हो जाए तो कौन? ट्रैफिक वाला बताएगा ना कि आपसे रूल ब्रेक हो गया, और वो ही आपको ये डिस्क्लोज करेगा कि अब क्या हो सकता है, मतलब आपको फाइन देना पड़ेगा, या आपके पास टाइम है, या आप कहीं पर कहते हैं ना कोई बात नहीं एक रिक्वेस्ट डालो शायद काम हो जाए। तो ऐसे ही जब हम एक कंपनी रन करते हैं तो बहुत सारी ना लीगल फॉर्मेलिटीज और लीगल प्रोसीजर्स आते हैं बेटा, लेकिन उन लीगल प्रोसीजर्स को फॉलो करने में कहीं ना कहीं तो मिस्टेक हो सकती है ना, बिकॉज वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग्स। अब सब कुछ याद रखना बहुत मुश्किल है, तो तभी जब जिस चीज की रिक्वायरमेंट होती है आप क्या करते हैं? उन्हीं प्रोफेशनल्स के पास जाते हैं। जैसे आपके सामने बहुत सारे लॉयर्स होंगे, बट क्रिमिनल लॉयर्स जो होते हैं वो अलग होते हैं। यूजुअली डोमेस्टिक वायलेंस के अलग होंगे, कंपनी मैटर्स के अलग होंगे, इंटरनेशनल ट्रेड के अलग होंगे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड जो आप लोगों के डिसएग्रीमेंट्स हो जाते हैं उनके लिए अलग होगा। तो इसका मतलब हमारे पास हर किसी के लिए कौन है? स्पेशलिस्ट पर्सन है। तो यूजुअली जब आप कंपनी की बात करते हो बच्चे, तो स्पेशली कंपनी पे कंपनीज एक्ट लगता है कौन सा? 13। अभी जो रिसेंट कंपनीज एक्ट एक्ट इस कंपनीज एक्ट 2013, और जब हम कंपनीज एक्ट 2013 के प्रोविजंस को फॉलो करते हैं, लेट्स से कंपनी को अपना मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ही ऑल्टर करना है। अब हो सकता है कुछ अपडेशंस आई हो, हमें नहीं पता किसको आपको आरओसी को इन्फॉर्म करना है, कितने दिन के अंदर करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होता है। तो यूजुअली जब आप फॉर्म भरते हो या किसी भी चीज का, अभी तक भी जैसे आपने सीएस का भरा हुआ तो आप किसी से पूछ लेते हो ना, या फिर आप वेबसाइट पर जाते हो, वेबसाइट पर डिटेल्स होती है, या आप किसी सीनियर से पूछ लेते हो सर फॉर्म कैसे भरना है, या मैम फॉर्म कैसे भरना है, या इसके साथ क्या क्या अटैचमेंट चाहिए। भाई 10th की मार्कशीट लगेगी, 12th की मार्कशीट लगेगी, या सर्टिफिकेट्स लगेंगे, कई बार माइग्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए होता है, तो आप गाइडेंस लेते हैं ना। तो कंपनीज भी क्या करती हैं बेटा? गाइडेंस लेते हैं। ठीक, तो यूजुअली इस अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। जब हम सीएस की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आपको हर एक चीज की नॉलेज होनी चाहिए, जैसे कि आपको अपने सब्जेक्ट से ही पता लग गया होगा करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स का मतलब ऐसा नहीं बोलूंगी कि सिर्फ पॉलिटिकल नॉलेज होनी चाहिए, इवन आपको कंपनीज के हर एक मैटर की नॉलेज होनी चाहिए, not only of national organization but as well as international organization। जैसे कि recent current example कोविड चल रहा है, बार बार न्यूज में सुना होगा ना, डब्ल्यूएचओ ने ये बोला, डब्ल्यूएचओ ने वो बोला। डब्ल्यूएचओ हमारा तो नहीं है ना इंडिया का, लेकिन फिर भी सुनना पड़ता है ना उसका बाय, बिकॉज एक वो इंटरनेशनल बॉडी है, और जब भी कोई चीज इंटरनेशनल लेवल पर प्ले करती है वो, तो आपको उससे जुड़ना पड़ेगा। पेट्रोल डीजल फ्यूल के प्राइसेस चेंज हो रहे हैं, रीजन बिहाइंड इट गवर्नमेंट थोड़ी बढ़ा देती है, वो तो एक लेमैन बोलता है ना कि गवर्नमेंट बढ़ा रही है, बट देयर आर द प्रोसीजर्स। प्रोसीजर्स क्या है बेटा? जब हम उन चीजों को इंपोर्ट करते हैं तो प्राइसेस बढ़ गए, इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी गई, रिस्ट्रिक्शंस बढ़ गए, लाइसेंसिंग फैसिलिटीज जो है वो थोड़ी सी अब एक्सपेंसिव हो रही है, तो गवर्नमेंट भी क्या करेगी ना। तो देयर आर द थिंग्स, जब आप लोग कुछ समझने के बाद समझ जाएंगे कि यस ऐसे ही गवर्नमेंट कोई भी स्टेप नहीं लेती है, देयर आर द रीजंस बिहाइंड इट। और जब वो रीजंस हमें पता लग जाएंगे तो हम भी मीडिया को देखकर ब्लाइंडली नहीं बोलेंगे किसी भी चीज के बारे में। जब किसी चीज में इन्फ्लेशन आएगा तो आपको पता होगा कि व्हाई दिस इन्फ्लेशन केम। आप न्यूज में जब कुछ प्रोविजंस, कई बार कुछ सेक्शन सुनते हैं, वैसे तो समझ में नहीं आता ना, लेकिन वो फिर भी सेक्शन बोलते हैं ना कि गवर्नमेंट ने या पार्लियामेंट में ये लॉ पास हुआ अंडर दिस सेक्शन, हमें क्या पता उस सेक्शन में क्या है, लेकिन अब आपको पता होगा सुनने के बाद कि इस सेक्शन में हमने ये पढ़ा।
कौन सा बिल कब पास हो सकता है, किसके पास उसकी अथॉरिटी है। तो जब भी स्टार्ट करेंगे करंट अफेयर्स तो सबसे इंपॉर्टेंट पावर के साथ स्टार्ट करेंगे, जो नॉलेज आपको होनी चाहिए, एंड दैट नॉलेज इज आपकी क्लास का फर्स्ट टॉपिक एंड वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैं आपसे पूछूं हमारी कंट्री में सबसे पावरफुल डेजिग्नेशन किसकी, हु इज द पावरफुल वन इन आवर इकोनॉमी, मैं बाकी President. बात नहीं कर रही, तो यहाँ पर आप प्रेसिडेंट को बोलते क्या हो, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन, और कौन होता है बेटा, प्रेसिडेंट। लेकिन कभी मीडिया में सुना लोगों को प्रेसिडेंट की बुराई करते हैं, किसकी बुराई करते हैं, Prime Minister. प्राइम मिनिस्टर के पास तो पावर ही नहीं है। अब पता चला पहला ब्लाइंड पे एग्जीक्यूटिव पावर कौन है बेटा, यूनियन की प्रेसिडेंट। फाइनली जब तक प्रेसिडेंट सिग्नेचर नहीं करते हैं 90% चीजें पास नहीं होती हैं। दो इंपॉर्टेंट मैटर्स बता दूं जहां पर सिर्फ प्रेसिडेंट की चलती है बेटा, एक आपके जुडिशियल में आपके आ गए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाद हाई कोर्ट्स, और हाई कोर्ट्स के बाद एंड दिस इज द एंड पॉइंट, सुप्रीम कोर्ट के बाद कोई नहीं है। देखो बेटा अगर आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आपका कोई केस गया, इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड यू कैन अपील टू हाई कोर्ट। हाई कोर्ट से भी आप सेटिस्फाई नहीं है बट विद सर्टेन सिचुएशंस आप कहां जा सकते हैं, दिस इज द फाइनल पॉइंट, आपको यहाँ सेटिस्फाई होना ही पड़ेगा, यू डोंट हैव एनी अनदर ऑप्शन। अब मैं आपको बता दूं सुप्रीम कोर्ट के इवन जजेस को भी अपॉइंट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास होती है, प्रेसिडेंट के पास। सेकेंड आते हैं बच्चे किस चीज की पावर इनके पास होती है। अब आ जाइए आपकी जितनी भी मिलिट्री पावर्स, डिफेंसिव पावर्स, आपकी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, इन सब को जब भी कहते हैं ना, जब तक इनको कमांड नहीं मिलेगी, और इनको भी कमांड किसके थ्रू जाती है बेटा, ठीक। अब एक प्रेसिडेंट सब कुछ नहीं संभाल सकता ना, इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अ सिंगल पर्सन टू कोप अप विद ईच एंड एवरीथिंग। तो हमने क्या करा बच्चे, इनके लिए एक कहते हैं ना स्कूल में एक प्रिंसिपल होता है और एक वाइस प्रिंसिपल होता है। अब सारा काम प्रिंसिपल नहीं करेगी ना, कुछ काम किसके ऊपर छोड़ देते हो, वाइस प्रिंसिपल के ऊपर। तो वाइस प्रेसिडेंट के ऊपर नहीं छोड़ूंगी, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट, यूनियन होगी बेटा पूरी इकोनॉमी। वर्ड्स भी अब धीरे धीरे आप लोगों को मैं समझाती जाऊंगी, क्योंकि एक चीज हमेशा याद रखना, लीगल में भी समझोगे, करंट अफेयर्स में भी कुछ चीजें कॉमन आएंगी आप लोगों की। लीगल की अपनी एक डिक्शनरी है, जैसे आप लोगों ने 11th-12th में क्या सब्जेक्ट था आपके पास, कॉमर्स था। कमाक्षी आपके पास मैम कॉमर्स ही था। अकाउंट्स पढ़ा होगा ना 11th में, लेकिन जब 11th में अकाउंट्स इंट्रोड्यूस कराया गया ना, तो पहले टर्मिनोलॉजी आपको इंट्रोड्यूस कराते हैं, एसेट्स क्या होती हैं, लायबिलिटीज क्या होती हैं, डेप्रिसिएशन क्या होता है, क्योंकि अकाउंट की अपनी लैंग्वेज। इसी तरीके से लीगल का भी अपना क्या है बच्चे, अपना एक डिक्शनरी है वो जिसके अकॉर्डिंग चले। तो कुछ कुछ चीजें जैसे जैसे प्रैक्टिकल होती जाएंगी आती जाएंगी, ट्राई करूंगी हर क्लास में आपको 2-3 वर्ड्स हम नए नए देते हैं, ताकि आपको थोड़ा सा जब आप अपने आंसर्स लिखेंगे ना, अभी तक आप अपने आंसर्स में जो वर्ड्स यूज करते थे हम उन वर्ड्स को बदल देंगे। जैसे कई बार एडवोकेट के हाथ का लिखा हुआ नोटिस देखा, बात बड़ी सिंपल सी होती है लेकिन लिखी ऐसे होगी कि आप नहीं लिख सकते, हम नहीं लिख सकते, आदत नहीं है ना हम लोगों को, लेकिन वो उनकी अपनी लैंग्वेज है, अपने फॉर्मेट्स है, उनको फॉलो करना है। तो कोशिश करेंगे कुछ कुछ पॉप अप करने की, क्योंकि अगर हम लिख नहीं सकते तो पढ़ तो सकते हैं ना उन्होंने नोटिस में क्या भेजा। तो ऐसे ही बेटा यूनियन जो एग्जीक्यूटिव पावर है वो किसके पास है, यूनियन प्रेसिडेंट। तो हमने स्टेट्स को दी और वो एग्जीक्यूटिव पावर हमने किसको दे दी, टर्म आती है बेटा गवर्नर। ये गवर्नर किन के अंडर में काम करेंगे, प्रेसिडेंट में। कुछ पावर्स हमने इनको दी हुई है स्टेट लेवल की कि आप कुछ डिसीजंस ले सकते हो, लेकिन जब सेंट्रल की बात आती है ऑल ओवर इकोनॉमी की, तो डिसीजन इनके हाथ से ले लिए जाते हैं। तब डिसीजन कौन लेगा, प्रेसिडेंट। रीसेंट एग्जांपल कोविड, पहले जब लॉकडाउन कंप्लीट फर्स्ट लॉकडाउन हुआ था तो नरेंद्र मोदी ने टीवी पे आके अनाउंस किया था ना, क्योंकि पूरे देश की बात थी ना,
चीजें ठीक होने लगी तो उन्होंने क्या करा, स्टेट को परमिशन दे दी कि भाई आप अपने स्टेट के हिसाब से रिस्ट्रिक्शंस लगाइए। फिर आपने देखा कुछ स्टेट में लॉकडाउन था, कुछ में नहीं था, कुछ में कम था, कुछ में ज्यादा था, कुछ में स्ट्रिक्टनेस ज्यादा थी, कुछ में टाइम पीरियड अलग था, लेकिन वहां पर हमने स्टेट को पावर्स दी क्योंकि वहां पर स्टेट के अकॉर्डिंग रिक्वायरमेंट है। अब जैसे दिल्ली में केसेस कम है और महाराष्ट्र में ज्यादा है, तो फिर दिल्ली में लॉकडाउन लगाने का कोई चांस नहीं है ना, क्यों लगाना, यहाँ की इकोनॉमी को क्यों या यहाँ की इनकम को क्यों स्लो करना। लेकिन महाराष्ट्र में अगर केसेस ज्यादा तो आप वहां ज्यादा स्ट्रिक्टनेस कर दीजिए। उसके बाद अगर आपको याद आएगा कुछ रेड अलर्ट, कुछ रेड एरियाज मार्क कर दिए थे, इन एरियाज में केसेस ज्यादा हैं तो इधर ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस है, कुछ एरियाज में। तो इसी तरीके से हम स्टेट को कुछ पावर देते हैं बेटा। अब क्वेश्चन ये आता है, हर स्टेट का एक गवर्नर होता है, एक गवर्नर एक से ज्यादा स्टेट भी हैंडल कर सकता है अगर स्टेट्स छोटे हैं। मोर देन वन स्टेट का भी एक ही गवर्नर हो सकता है, दो तीन छोटे छोटे स्टेट्स हैं, एक गवर्नर बना, ठीक है। तो आप लोग पहले नोटबुक निकाल लीजिए, साथ साथ नोट करते रहेंगे। डन। हाँ जी कामाक्षी, डन। Yes, ma'am. लेट्स अंडरस्टैंड द इकोनॉमी फर्स्ट। बार बार एक ही वर्ड का नाम ले लें, दैट इज इकोनॉमी। इकोनॉमी क्या है? इट्स अ नेशनल ट्रेजरी
in which individual resides and earn his livelihood. अच्छा, वर्ल्ड का मैप देखा है स्कूल टाइम में, कभी सोशल स्टडीज की क्लासेस में फिल करवाते थे ना। इंडिया को कैसे आप पहचान लेते थे? हाउ यू आइडेंटिफाई इंडिया? दिख तो जाता था ना ये इंडिया शेप से। अगर सिंपल सी बात है, हम इंडिया को पहचानते थे उसकी शेप से, एंड दैट शेप इज नोन एज नेशनल टेरिटरी। क्योंकि अगर आपको इंडिया के अंदर अंदर कहीं पर भी ट्रैवल करना, आप मुझे अभी बोलो मैम गोवा जाना है, मैम मुंबई जाना है, मैम लेह लद्दाख जाना है, आप जाओ अपना आधार कार्ड उठाओ और कहीं पर भी चले जाओ, देयर इज नो रेस्ट्रिक्शंस। आप बाय रोड जाओ या आप बाय ट्रेन जाओ या फिर आप बाय एयर जाओ, आपको कोई स्टॉप नहीं करेगा ना। लेकिन आप जैसे ही मुझे इंडिया की टेरिटरी क्रॉस करने के लिए बोलूंगी, तो सबसे पहले मैं आपसे क्या पूछूंगी? बेटा पासपोर्ट है, पहला रिस्ट्रिक्शन आ गया। और सेकेंड, अगर घूमने भी जाना है तो टूरिस्ट वीजा के बिना जाना अलाउड नहीं है। तो एक वो नेशनल टेरिटरी जहां पर हम लोग रहते हैं और क्या अर्न करते हैं बेटा? अपनी लाइवलीहुड। सेकेंड चीज, इंडिया जो है इट इज अ मिक्स्ड इकोनॉमी। हम लोग इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, सोशलिस्टिक इकोनॉमी एंड मिक्स्ड इकोनॉमी। तो इंडिया हमारी कौन सी इकोनॉमी है बेटा? मिक्स्ड इकोनॉमी। क्यों है? कुछ फीचर्स, रिसोर्सेस आर पार्टली owned by private owners and partly by गवर्नमेंट। आपने देखा है यहाँ पर गवर्नमेंट स्कूल्स भी हैं, प्राइवेट स्कूल्स भी हैं, गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज भी हैं, प्राइवेट इंडस्ट्रीज भी हैं। तो यूजुअली यहाँ पर प्राइवेट ऑनर्स और गवर्नमेंट दोनों ही कॉप अप करके चलती हैं। लेकिन जब आती है बात बेटा प्राइस डिटर्मिनेशन की, तो प्राइस कैसे डिटरमिन होते हैं? आपको थोड़ा सा इकोनॉमिक्स का याद हो, हम एक टर्म यूज करते हैं बेटा, फ्री प्ले ऑफ मार्केट फोर्सेस। अच्छा मुझे ये बताओ मार्केट फोर्सेस कौन कौन सी है? व्हाट आर द मार्केट फोर्सेस? हमने यहाँ लिख दिया मार्केट फोर्सेस, तो व्हाट आर द मार्केट फोर्सेस? प्राइस, डिमांड। ठीक है बेटा, क्या है मार्केट फोर्सेस? डिमांड एंड सप्लाई। इफ यू गाइज रिमेम्बर, तो बड़े सारे डायग्राम ऐसे बनाए होंगे, देखो ये आपका डिमांड कर्व और ये आपका सप्लाई कर्व, दोनों जहां पर इंटरसेक्ट हो रहे हैं वो क्या बन रहा है बेटा? इक्विलिब्रियम प्राइस। तो हम क्या करते हैं बेटा? प्राइसेस को मार्केट के ऊपर छोड़ देते हैं, लेकिन कई बार मार्केट पे छोड़ने पे क्या होता है? प्राइस अननेसेसरी हाइक कर जाता है, मार्केट में डिफ्लेशन आ जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली कस्टमर को जो चाहिए वो महंगे में भी खरीदने को तैयार होता है। और आपने रिसेंटली देखा भी होगा, जैसे अनियन के प्राइसेस बहुत बढ़ जाते हैं, या कोविड टेस्ट के प्राइसेस आपने देखा था सबने अपनी मर्जी से रखते हैं, या हॉस्पिटल्स के चार्जेस। तो एकदम से ये जो हाइक आता है, ठीक है मार्केट फोर्सेस है, क्योंकि उस टाइम डिमांड किसी चीज की बहुत ज्यादा हो जाती है और सप्लाई जब शॉर्ट होने लगती है तो प्राइसेस हाइक करते हैं। प्राइस को डिटरमिन करवा लो आप फ्री प्ले ऑफ मार्केट फोर्सेस से, लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट ऐड करूंगी, बट गवर्नमेंट कैन इंटरफेयर। उसके बाद आपने देखा होगा स्टेट लेवल पे ना गवर्नमेंट ने कोविड टेस्ट के चार्जेस निकाल दिए थे। दिल्ली में कोई भी कहीं पर भी कोविड टेस्ट कराएगा वो इतने का ही होगा। जैसे अभी रिसेंट वैक्सीन के प्राइसेस निकाले कि भाई इससे ज्यादा की वैक्सीन नहीं लगेगी, ताकि जो प्राइवेट लोग हैं वो कहीं ना कहीं कंज्यूमर को एक्सप्लॉइट ना कर पाए। थर्ड क्या होता है बच्चे? गवर्नमेंट इंटरफेरेंस इज प्रेजेंट
हर जगह पर आपको गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस मिलेगा ही मिलेगा, भले ही आप कितने बड़े भी प्राइवेट ऑनर। आप देख लो, आरओसी से परमिशन लेनी पड़ती है, आरबीआई की गाइडलाइंस को फॉलो करना पड़ता है। ये थोड़ी कि मेरी अपनी कंपनी है तो हम कुछ भी करेंगे, ऐसा नहीं चलेगा। फोर्थ, मिक्स्ड इकोनॉमी के मेन ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं? क्योंकि बेटा प्राइवेट ऑनर्स बैठे हुए हैं तो वो तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के बिना नहीं मानेंगे। ऑब्वियसली आज हम भी कोई बिजनेस शुरू करते हैं तो सोशल सर्विस और चैरिटी तो हमारा भी मेन ऑब्जेक्टिव नहीं हो सकता एज अ लेमन। भाई एक ह्यूमन बीइंग है, मैंने आज, आपका नेम क्या है? प्रतिभा। अगर मैंने प्रतिभा को बोला प्रतिभा ये लो 5 लाख रुपीस और बिजनेस कर लो, तो प्रतिभा क्या सोचेगी? अर्न करने की ना, ये तो नहीं सोचेगी जो भी अर्निंग आए डोनेट कर दे। डोनेशन भी जरूरी है लेकिन प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा? प्रॉफिट। लेकिन गवर्नमेंट का पहला ऑब्जेक्टिव क्या होता है बेटा? सोशल वेलफेयर। तो हमारी इकोनॉमी में दोनों ऑब्जेक्टिव साथ साथ चलेंगे, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन भी और सोशल वेलफेयर। इसीलिए इंडिया एक डेवलपिंग कंपनी इकोनॉमी है। देखो बेटा, एक स्टेज है डेवलप्ड, यहां से, और ये बिल्कुल अनडेवलप्ड। अब इंडिया क्या है, पहले इस सिचुएशन में थी, कब? एट द टाइम ऑफ ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस के टाइम पे इंडिया की ये सिचुएशन थी। अभी यहाँ भी नहीं पहुंची है, लेकिन कहाँ अटकी हुई है? अनडेवलप्ड से ऊपर आ चुकी है, डेवलप नहीं हुई है, इसीलिए हम उसको डेवलपिंग बोलते हैं। भाई ग्रो तो कर रही है ना। देखो एक बच्चा है बेटा जो टोटली फेल हो गया, फेल का मतलब क्या है? 33% भी नहीं आ रहे, हाँ उसके 90s भी नहीं आ रहे, 50s में, 60s में, 70s में वो आगे बढ़ने लगा है। तो इंडिया भी अभी उसी सिचुएशन में। ठीक है जी, तो ये, हाँ जी बेटा। तो मैम जो ये डेवलपिंग के क्या फैक्टर्स हैं जो उसको रोक रहा है डेवलप होने से, मतलब इतनी जल्दी नहीं हो रहा है, ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं? सबसे पहला फैक्टर है ओवर पॉपुलेशन। हमारी पॉपुलेशन बहुत ओवर पॉपुलेटेड है और उसके कंपैरिजन में स्कार्सिटी सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि रिसोर्सेज नहीं है। अब इंडिया में आज अगर अनएम्प्लॉयड काउंट करने लग जाए तो सबसे ज्यादा निकल कर आएंगे। आप पॉवर्टी काउंट करते तो इंडिया में सबसे ज्यादा निकल कर आते हैं, तो पर कैपिटा इनकम अपने आप डाउन हो जाती है। आप सेंसस में देखो ना, हमारी प्रोडक्टिव पॉपुलेशन बहुत कम है, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है लेकिन प्रोडक्टिव पॉपुलेशन नहीं है। क्यों नहीं है? या तो एज फैक्टर की बात कर लो, और कुछ लोग क्या है ना, अंडर एम्प्लॉयड है, मतलब जिनको 25,000 सैलरी पे काम करना चाहिए वो 15,000 सैलरी पे काम कर रहे हैं, तो उनको भी हम कुछ एम्प्लॉयड में कैटेगरी में या गुड कैटेगरी में काउंट नहीं करते। अब इसके पीछे रीजन भी, अब आप बोलोगे मैम ऐसा क्यों? बेटा सप्लाई इतनी ज्यादा, हर किसी को लग रहा है ना बस काम मिल जाए, ज्यादा में नहीं कम में कुछ तो मिल रहा है ना। तो ये ओवर पॉपुलेशन की वजह से, और जो प्रोडक्टिव पॉपुलेशन है वो कम है, उसकी वजह से सबसे ज्यादा रीजन है कि हम डेवलपिंग है, बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। जैसे अभी आपने देखा था डीमोनेटाइजेशन, या हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर राइज कर रहा है, या हम डिजिटल हो रहे हैं। अभी कैशलेस की बात हो रही थी ना कि हम लोग डिजिटल हो रहे हैं, और डिजिटल होने के लिए जो एक कहते हैं ना बेसिक रिक्वायरमेंट्स है वो भी तो फुलफिल होनी चाहिए ना। अगर आप गोलगप्पे खाने जाते हो ना, उनको भी बोलते हैं भैया पेटीएम कर दें, बोलते हो, वो तो आपसे ले लेंगे 10-10, 20-20, 50, 100 रुपए करके, उनके अकाउंट में जितनी भी इनकम जाएगी वो टैक्सेबल हो जाएगी, लेकिन उसके बदले में उनको उतनी इनकम या उतने बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। तो एक मिडिल क्लास और एक लोअर क्लास यही यहाँ पर फंसता है कि वो उनको टैक्सेस ज्यादा देने पड़ते हैं और जो उनकी डिस्पोजेबल इनकम है वो कम हो जाती है। और डिस्पोजेबल इनकम, और एक बात मैं आपको ये भी बता दूं, टैक्स पे करने वाला ना पॉपुलेशन का बहुत बड़ा पार्ट नहीं है हमारे यहाँ। आज आप गूगल पे जाके देख लो, इनकम टैक्स की साइट पर जाके देखोगे ना बेटा, तो आपको मिल जाएगा कि कितने लोगों ने अपना अकाउंट यहाँ पर बना रखा है, कितने रजिस्टर्ड यूजर्स हैं। आप उनको हमारी टोटल पॉपुलेशन से रेशो करके देखो कि इतनी बड़ी पॉपुलेशन में इतने ही लोग अगर यूजर्स हैं, वही लोग टैक्स पे कर रहे हैं ना, बाकी लोग तो टैक्स पे नहीं कर रहे हैं। तो दीज आर द क्वाइट फ्यू रीजंस, और कहीं ना कहीं ईव ऑफ इंडिपेंडेंस पे अब ये हम डिस्कस करेंगे वैसे कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई, हमने कैसे कैसे ग्रो करना शुरू किया, लेकिन हम जिस सिचुएशन से यहाँ तक ग्रो कर रहे हैं ना,
उन सिचुएशंस में हर्डल्स भी बहुत सारे हैं, एंड दैट फर्स्ट हर्डल इज रिसोर्स। इंडिया के पास बहुत सारी चीजों में लैंड अवेलेबल है, एग्रीकल्चरल लैंड में इंडिया इज, कह सकते हो कि आप टॉप में ही आते हैं, लेकिन उस लैंड को हम यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं ड्यू टू रीजंस। पहले तो इरिगेशन फैसिलिटीज नहीं थी, और अब भी मैं आपको करंट सिचुएशन अगर इंडिया की बताऊं, ओवर रेनफॉल, लेस रेनफॉल, ये दो फैक्टर ही ऐसे हैं जिसकी वजह से हर साल आप न्यूज में सुनते होंगे ना, इस बार क्रॉप खराब हो, इस बार यहाँ की क्रॉप खराब हो गई। अच्छा, कुछ जगहों पे तो बारिश इतनी हो जाती है, क्रॉप खराब हो जाती है, हेवी रेनफॉल हो जाता है, ओवर रेनफॉल, और कुछ जगहों पे लोग वेट ही करते रह जाते हैं कि बारिश होए, नहीं हुई, इसकी वजह से भी क्रॉप खराब हो जाती है। तो हम लोग ना किसी भी सिचुएशन के लिए प्रिपेयर नहीं है एक तरीके से। भाई अगर ओवर रेनफॉल हुई तो हमारे पास कुछ ड्रेनेज सिस्टम होना चाहिए कि पानी जो है वो क्रॉप्स में ना रुक के ड्रेन आउट हो जाए, तो हमारी क्रॉप्स ना खराब हो। या फिर अगर कम रेनफॉल हुई तो हमारे पास ऐसा कोई सिस्टम हो कि हम वाटर की अवेलेबिलिटी करा पाए। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं रिसोर्सेज ना होने की वजह से भी हम उन लैंड्स को कहते हैं ना ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन नहीं कर पाते हैं, हम अभी तक अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज में चल रहे हैं। तो ये भी एक रीजन है आपका डेवलपिंग होने का। तो पहले इकोनॉमी के बारे में नोट कर लेते हैं, फिर चलते हैं। I'm done.
पूरा हो गया ना नोट? अब देखो बेटा, इकोनॉमी समझ आ गई? इकोनॉमी बेटा दो तरह से डील करती है, एक होता है नेशनल लेवल पे और दूसरा होता है बेटा इंटरनेशनल लेवल। जब गवर्नमेंट या अपनी इकोनॉमी नेशनल लेवल पे डील करती है तो उसको हम डोमेस्टिक इनकम बोलते हैं। टर्म याद रखेंगे, क्या बोलते हैं बेटा? डोमेस्टिक इनकम। इसका मतलब इंडिया में ही जो हमने किया, सोर्स ऑफ ओरिजिन उस इनकम का क्या है? इंडिया है, हमारी इकोनॉमी है। लेकिन बेटा जब भी इंटरनेशनल लेवल पे इनकम अर्न की जाती है तो उसे NFIA बोला जाता है। आपने नेशनल इनकम के चैप्टर में पढ़ा होगा मैक्रो इकोनॉमिक्स में। फुल फॉर्म होती है बेटा, यस, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। कैसे निकलेगी बेटा? आपके एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। अगर ये नेगेटिव हो गई तो इसका मतलब आपके इंपोर्ट्स ज्यादा है और आपका एक्सपोर्ट कम है। उसी तरीके से इकोनॉमी के लिए रिवेन्यू क्या होता है? इकोनॉमी का सोर्स ऑफ रिवेन्यू क्या है? गवर्नमेंट कहीं पर कमाने नहीं जाती। टैक्स। यस, द ओनली वन इज टैक्स। गवर्नमेंट कहाँ से अर्न करती है बेटा? सिर्फ टैक्स से। ऑब्वियसली जब गवर्नमेंट रन कर रही है बच्चे इतने सारे टैक्सेस को, तो गवर्नमेंट की रेगुलेटेड बॉडीज के साथ चलती है और ये रेगुलेटेड बॉडीज कुछ हमारी अपनी होंगी बेटा, जो हम नेशनल बॉडीज की बात करेंगे। अब यहाँ पर नेशनल बॉडीज में मैं कुछ एग्जांपल अभी आपको दे रही हूँ, जैसे कि RBI के बारे में पढ़ाऊंगी, सेबी के बारे में पढ़ाएंगे। ऐसे ही बेटा कुछ इंटरनेशनल बॉडीज हैं जिनके साथ हमें जुड़कर हमेशा रहना पड़ेगा। देखो आप अपने घर में रहते हैं ना, तो अपने घर के रूल्स रेगुलेशंस तो होते हैं ना, लेकिन जो सोसाइटी में रहते हैं, जैसे हम अपार्टमेंट में रहते हैं तो सोसाइटी के भी तो कुछ अपने रूल्स होंगे ना, तो यू हैव टू फॉलो दैट। तो एक इकोनॉमी अपने रूल्स तो फॉलो करती ही है, अपनी गाइडलाइंस को, लेकिन कुछ इंटरनेशनल बॉडीज के साथ भी उनको जुड़ना पड़ता है, जैसे कि IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, उसके बाद बेटा नेक्स्ट जैसे WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो इन बॉडीज के साथ आपको बहुत सारी बॉडीज हम पढ़ेंगे, इवन आपको नाम भी याद करने पड़ेंगे थोड़े से, कुछ जगहों पर जरूरत पड़ेगी थोड़ा सा लर्निंग वर्क की, तो वो करना पड़ेगा, बट एक दो वाइवा दोगे तो तीसरे चौथे तक आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट आता है बेटा, जब हम इन नेशनल बॉडीज के बारे में पढ़ रहे हैं, रेगुलेटरी बॉडीज के बारे में पढ़ रहे हैं, तो एक और चीज जो हमें याद रखनी है, हमारे ये है बेटा हमारी कंट्री में सबसे ज्यादा याद करना है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991। अगर हम बात करें रिपब्लिक की, तो इंडिया रिपब्लिक हुआ था 26 जनवरी 1950। ठीक, लेकिन जो हमारा कहते हैं ना संविधान लिखा गया था, वो लिखा गया था बेटा 26 नवंबर 1948। ठीक, उसके बाद वो चलती आ रही थी चीजें, तो यूजुअली 1950 से लेके 1991 तक देयर इज अ ह्यूज टाइम हम लोग बिजनेस नहीं कर पा रहे थे प्रॉपर्ली, ग्रोथ नहीं हो रही थी, एग्रीकल्चर बहुत था, तब आपने शायद 11th में पढ़ा, जमींदारी प्रथा बहुत थी, तो लोग ऑब्वियसली ग्रो नहीं कर पाते थे, उनके टैक्स बर्डन या उनके डेब्ट्स के बर्डन खत्म नहीं होते थे। तो यहाँ पर इंट्रोड्यूस हुई थी बेटा LPG पॉलिसी।
और अगर मैं आपको बताऊं ना, दिस एलपीजी पॉलिसी हैज ब्रॉट अ ड्रास्टिक चेंज इन आवर इकोनॉमी। इसकी वजह से आज इकोनॉमी स्टैंड कर पा रही है, बिजनेस में आगे है। और फुल फॉर्म है बेटा लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। Privatization and globalization, these three। ये जैसे जैसे पॉलिसीज आई तो ऑब्वियसली बिजनेस एनवायरनमेंट जो है चेंज होता चला गया। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट आया बेटा बैंकिंग सेक्टर। आप लोग पहले ये नोट कर लो। पढ़े बेटा बैंकिंग सेक्टर के बारे में। हाँ जी डन कामाक्षी। यस मैम। प्रतिभा और आपका नेम राधिका। ओके। अब आते हैं बेटा बैंकिंग सेक्टर में। व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट बैंकिंग सेक्टर तो सबसे सुप्रीम बॉडी कौन है? RBI। Which is known as Central Bank of India। बताओ जी कब आई थी?
इट केम इनटू फोर्स, कब एस्टैब्लिश हुआ था आरबीआई? एनी आइडिया? 1 अप्रैल 1935। ठीक है बेटा, लेकिन आरबीआई का एक्ट कब बन गया था? आरबीआई का एक्ट बन गया था बेटा 1934। तो दोनों चीजें याद रखना, आपसे एक्ट के बारे में पूछा जा रहा है तो एक्ट का कोई मंथ मेंशन नहीं है, ईयर हमेशा एक्ट के ईयर होते हैं ज्यादातर। तो आरबीआई एक्ट 1934 है, लेकिन आरबीआई एस्टैब्लिश हुआ, काम करना उसने जो शुरू किया दैट इज फ्रॉम 1 अप्रैल 1935। क्लियर है? दोनों बातें क्लियर है बेटा? और जब हम आरबीआई की बात करते हैं तो यूजुअली आपको पता है इसके कुछ फीचर्स, इशूइंग ऑफ करेंसी, गवर्नमेंट बैंक, बैंकर्स बैंक, लेंडर टू लास्ट रिजॉर्ट। ये हम लोग मनी एंड बैंकिंग के चैप्टर में जो फीचर्स पढ़ के आते हैं, तो आरबीआई के बारे में हमें पता होना चाहिए। उसके बाद अभी डिटेल में जब हम आरबीआई बॉडी के बारे में पढ़ेंगे तब आपको सारे रेट्स बताएंगे, सीआरआर क्या है, एसएलआर क्या है, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सेंट्रलाइज सिस्टम कैसे वर्क करता है, चेक कैसे इशू हो गया, आरबीआई चेक को कैसे क्लियर करता है। वो धीरे धीरे, ये है बच्चे इंट्रोडक्शन कि आप ये समझ जाएं कि हमें अपने सब्जेक्ट में पढ़ना क्या है। जब हम पढ़ेंगे इसके बारे में तो यूजुअली कुछ चीजें हमें माइंड में रखनी है कि जो भी हमारा करंट अफेयर्स है वो करंट अफेयर्स हमारा कुछ पार्ट में मेंशन है, जैसे कि वो पार्ट्स है हमारे पास, पहला आता है बच्चे इंटरनेशनल और नेशनल अफेयर्स, जिसमें हम दो चीजें पढ़ेंगे, एक अपनी नेशनलाइज बॉडीज और एक इंटरनेशनल बॉडीज। सिर्फ बॉडीज के नाम है, कब वो सेटअप हुई, कौन मेंबर है, करंट उनका चेयरमैन कौन है, कितना टाइम हो गया, लास्ट अमेंडमेंट उसमें कब हुई थी। अमेंडमेंट का मतलब होता है बेटा कोई भी चीज जब बनी हुई है ना उसमें चेंजेस, और वो चेंजेस क्या होंगे, मटेरियल चेंजेस होंगे। सेकेंड बस पढ़ेंगे बेटा फाइनेंशियल अफेयर्स के बारे में। ठीक, फाइनेंशियल की जब भी बातें करते हैं आरबीआई, सेबी, इकोनॉमिक फैक्टर्स, इन सब के बारे में बातें होनी शुरू हो जाती हैं। थर्ड आता है बेटा पॉलिटिकल अफेयर्स के बारे में पढ़ेंगे। जब हम पॉलिटिकल अफेयर्स के बारे में, तो ऑब्वियसली प्रधानमंत्री ये जो आपके बहुत सारी योजनाएं लेकर आए हैं ना, स्किल इंडिया के बारे में आपने सुना होगा, एनएसडीसी प्रोग्राम आया, उसके बाद ये डिजिटल इंडिया वो लेकर आए, तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स उन्होंने स्टार्ट किए। और यूजुअली क्योंकि करंट अफेयर्स की बात कर रहे हैं और आपको पता है कि मोदी गवर्नमेंट सेकेंड टाइम रनिंग में है, तो इन 5 से 10 सालों में उन्होंने किन किन कंट्रीज के साथ न्यू टाइप्स करे और उन टाइप्स की वजह से आपकी कंट्री को क्या बेनिफिट हुआ वो डिस्कस करेंगे। और लास्ट जो पार्ट करंट अफेयर्स का दैट इज लीगल। लीगल में हम आपको कुछ लॉ पढ़ेंगे, कॉन्ट्रैक्ट है, पार्टनरशिप है, सेल्स और गुड्स है, कुछ नई चीजें समझेंगे। यूजुअली इस सब्जेक्ट में बेटा जो भी पढ़ोगे ना वो आप लोगों के लिए न्यू ही होने वाला है, फर्स्ट टाइम आप पढ़ोगे। लेकिन जब भी किसी चीज को पढ़ोगे एक चीज हमेशा याद रखनी है कि कॉन्सेप्ट का ना मीनिंग अच्छे से पता होना चाहिए। ये ना हो कि आप कोशिश करें कि मैम मैंने तो लर्न कर लिया, क्योंकि अगर लर्न करने बैठोगे ना तो देयर आर एन नंबर ऑफ थिंग्स, यू कांट लर्न ईच एंड एवरीथिंग। तो पहले समझ लेते हैं, ये एक चेयर हटा दो। नेक्स्ट, अब मैंने आपको बोला कि कुछ वर्ड्स बेटा हम हर क्लास में समझेंगे। जब हम हर क्लास में कुछ नए वर्ड समझेंगे ना तो हमारी डिक्शनरी खुद ही, जब मैं आपसे बात करूंगी तो सबसे पहली बात बेटा जब भी आप लोग वर्ड यूज करते हो परचेज या बाय, परचेज खरीदना, बाय मतलब खरीदना, हम लोग यहाँ पर ज्यादातर वर्ड यूज करते हैं एक्विजिशन। आपने एसेट्स में भी कई बार पढ़ा होगा ना, एक्वायरिंग एंड एसेट। ऐसे ही जब यहाँ पर प्रॉपर्टी परचेज की जाती है, हमारी स्टैम्प ड्यूटीज बनती है, डीड बनती है, सेल डीड बनती है, तो हम ज्यादातर वर्ड क्या यूज करेंगे बेटा, एक्विजिशन। सेकंड होता है, आप बोलते हो मैम हाइड,
कोई फैक्ट छुपा देता है ना कोई, जैसे अभी हम लोग कुछ बातें कर रहे हैं, मैंने आपसे पूछा अच्छा आप मेट्रो से आए, क्या हुआ आज कैसे थे, आपने कोई फैक्ट छुपा लिया, मुझे नहीं बताया। यूजुअली अगर हम लेमैन की लैंग्वेज में बोले तो मैं बोलूंगी कि आप झूठ बोल रहे हो मुझसे, लेकिन लॉयर नहीं बोल सकता ना। देखो लॉयर जब किसी को मर्डर भी किया होता है ना, तब भी वो ये नहीं बोलेगा एकदम से कि ये खूनी है, नहीं बोल सकता ना दैट ही इज अ मर्डरर। वो सिचुएशन को अराइज कराएगा कि इसने मेरे क्लाइंट के साथ ऐसा किया। तो जब आप किसी भी चीज को छुपाते हो ना, हाइडिंग ऑफ फैक्ट्स, तो हम उसको बोलते हैं बेटा कंसील, छिपाना। कंसील आपके मेकअप में आता है ना कंसीलर, कंसीलर क्यों होता है, स्पॉट्स छुपा देता है। यहाँ पर कंसील का मतलब क्या है कि आप मटेरियल फैक्ट को छुपा रहे हो जिसकी वजह से केस बदल सकता है। कंपनी में आया और आपसे पूछा गया कि आपने कोई अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन खुद से छुपाई है, या कोई बिल नहीं दिखा रहे हो, या बिल गलत अमाउंट का बनाया, एंड यू आर नॉट स्पीकिंग द ट्रुथ, तो हम बोलते हैं द क्लाइंट इज कंसीलिंग द मटेरियल फैक्ट। हम ये नहीं बोलेंगे दैट क्लाइंट इज स्पीकिंग अ लाई या हाइडिंग अ फैक्ट, हमने बोला कंसीलिंग। बोलने में भी अच्छा लग रहा है ना, कर सामने वाले की इंसल्ट ही रहे हो, बोला बात है, पर थोड़ा एक प्रोफेशनल वे में बोला जाएगा। थर्ड आता है बेटा, कुछ चीजें ना आपको कई बार समझ नहीं आती है, मतलब पता नहीं क्या ही लिखा है, डबल मीनिंग आ रहा है, समझ नहीं आ रहा, नॉट क्लियर। एक प्रॉमिसरी नोट बनाते हैं ना, मैंने लिखा आई प्रॉमिस टू पे प्रतिभा 10,000, कब पे करूंगी, कौन सी डेट को पे करूंगी, कोई दिन यहाँ पे डिटेल्स नहीं है, मेरे साइन नहीं है। तो जब भी आपकी चीजें क्लियर नहीं होती, आप कहीं पर फॉर्म सबमिट करने जाते हो ना, प्रॉपर साइन है तो वापस दे देते हैं, बैंक वाले तो यही करते हैं ना, ले जाओ वापस, फोटो क्लियर नहीं ले जाओ वापस। हम लोग वर्ड यूज करते हैं मतलब नॉट क्लियर, वर्ड आप यूज करेंगे एम्बिगुअस। आप क्या बोलोगे, द टर्म्स इन द एग्रीमेंट आर एम्बिगुअस। इसका मतलब आपकी लिखी हुई टर्म्स सही बातों को रिप्रेजेंट नहीं कर रही है, दे आर नॉट क्लियर। तीन वर्ड याद रहेंगे बेटा, परचेज का, एक्विजिशन, हाइड का, कंसील, नॉट क्लियर का, मैम एम्बिगुअस। हाँ जी बेटा। मैम जो एक्विजिशन है वो सिर्फ हमें परचेज या बाय सिर्फ बिल्डिंग वगैरह के लिए स्पेसिफिकली होता है, किसी चीज के लिए भी? अच्छा मैं आपको अगर बोलूं तो ये इमूवेबल प्रॉपर्टीज के लिए होता है ज्यादातर। एक्वायरिंग अ मशीन हम कभी भी नहीं बोलते ना, एक्वायरिंग अ प्रॉपर्टी। इमूवेबल जो होते हैं ना, लैंड्स हैं, इस तरीके की जो प्रॉपर्टीज होती है उनके लिए हम वर्ड यूज करते हैं एक्विजिशन। ठीक है। अच्छा। प्रॉपर्टी डीड में सबसे ज्यादा आपको ये वर्ड मिलेगा, जो स्टैम्प ड्यूटी या रजिस्ट्री। तो हर क्लास में आई विल ट्राई कि आपको 2 से 3 वर्ड्स, क्योंकि इतने ही याद कर पाओ। ऐसा नहीं है ना मैं आपको एक लिस्ट दे दूं 100 वर्ड्स की, भाई कल याद करके आ जाना, नहीं हो पाएगा। लेकिन हर क्लास में अगर हम 3 वर्ड्स करेंगे तो आपकी क्लास के बाद आपकी वोकैब में कम से कम 30-40 वर्ड्स याद हो चुके होंगे, क्योंकि सारे कभी याद नहीं होंगे। आई ट्राई माई बेस्ट कि जब हम आंसर्स लिखें या किसी भी चीज की एक्सप्लेनेशन पढ़े तो मैं आपको मार्क कराती रहूंगी, और जब आप मुझे आंसर बताएंगे तो आई पॉइंट इट आउट कि ये वर्ड मत बोलो, इसकी जगह ये वाला वर्ड बोलो। तो आप मेरे से जब बातों में ही वो चीजें ले आओगे ना कम्युनिकेशन में, तो बिल्कुल बेटर। ठीक है, नोट कर लो। डन मैम।
आज का सेशन क्लियर है सबको? सब्जेक्ट समझ आ गया आपका अपना? किसी को कुछ पूछना है? कामाक्षी क्लियर है आपको? यस मैम। चलो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट सेशन में।